नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हमने मौर्य काल की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। किसकी बात करेंगे भाई? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद जो वंश आए उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश आए थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखो, मौर्योत्तर काल को बेहतर समझने के लिए आप इसे दो भागों में विभाजित कर लो, क्योंकि जितना ही विभाजन करेंगे इतना ही हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण वाला, विदेशी आक्रमण। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्षेत्रीय राजवंश की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो क्षेत्रीय राजवंश था ये किस क्षेत्र में था? आइए देखो, मैंने मौर्य काल जो बताया था आपको, मौर्य काल की चर्चा की थी, और मौर्य काल में मैंने बताया मौर्यों ने इस क्षेत्र में यहां पर राज किया था। आपने नाम सुना था मगध का, जी सर। तो ये मगध वाला ही क्षेत्र था उस समय, तो मगध के क्षेत्र में ही राज किया था। और इसी मगध में हमने एक वंश पढ़ के आए हैं जिसका नाम है मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ का वध कर देता है। इसका जो वध है वो किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र ने इसका वध कर कर एक नए वंश की स्थापना की थी, और इस नए वंश का नाम है क्या भाई? शुंग वंश। शुंग वंश की जो स्थापना है वो होती है 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। तो यहां पर जो वंश अब उदय होगा जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना कर दी शुंग वंश की। इस क्षेत्रीय राजवंश के अंदर हमें कौन कौन से राजवंश पढ़ने पड़ेंगे, यानी इस मगध क्षेत्र पर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में कौन कौन से राजा आए उनकी चर्चा करें। देखो, जैसे हम एक वंश पढ़ते हैं जिसका नाम है शुंग वंश, और इसी शुंग वंश के बाद एक वंश आएगा जिसका नाम है कण्व वंश, और इसी कण्व वंश के बाद एक वंश आएगा जिसका नाम है सातवाहन वंश। क्या नाम है भाई? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद एक वंश आएगा जिसका नाम है इक्ष्वाक वंश, और इसके बाद एक वंश आएगा जिसका नाम है चेदी वंश। केवल और केवल हमें इतने ही क्षेत्रीय राजवंश पढ़ने हैं। सबसे पहले शुंग वंश, ये क्रम है इसका, आप इसकी एक मंत्र भी याद रख सकते हो, सु कसाई, सु कसाई चेदी, या सु कसाई चे, सु कसाई चे। सु से हो जाएगा बोलो भाई शुंग वंश, कैसे हो जाएगा बोलो कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश, ई से इक्ष्वाक वंश, और चे से हो जाएगा चेदी वंश। इस क्षेत्र पर मौर्य वंश के बाद इन वंशों ने यहां राज किया था। आइए इन वंशों के एक एक उठा लेते हैं और इन एक एक में सभी की चर्चा कर लेते हैं। आइए इनके बारे में हम जाने। वो साफ करना रहा, चलो हाथ ही मिटा दें आज। देखो, बिल्कुल इसको आप ध्यान से समझना, बाद में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करें मेरे प्रिय साथियों शुंग वंश की। शुंग वंश का जो पहला राजा था उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। देखो, इसकी एक ट्रिक याद रखना आप, PA BD,
PABD, इसके अंदर सारे वंश आ जाएंगे, सारे राजा आएंगे। पहला था पुष्यमित्र, ऐसे अग्निमित्र। दूसरा राजा जो था वो कौन था? अग्निमित्र। उसके बाद बात करें तो बै से हो जाएगा वसुमित्र, और फिर एक और बै से लेना है B2, बी से एक और ले लेना वसुमित्र के बाद बाघभद्र, और डी से देवभूति। बस इतने ही हमें शासक पढ़ने हैं इस वंश के अंदर। सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की। आइए जानते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। मैंने आपको बात बता दी कि इसने जो राज किया था वो किस क्षेत्र में, पता लग गया है? जी सर। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग पहला है, इसलिए क्या हो जाएगा? संस्थापक। इसने स्थापना की थी 185 BC यानी ईसा पूर्व। किसकी हत्या कर कर? बृहद रथ की हत्या कर। अब आप कहोगे सर ये जो शुंग वंश है इसकी जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? तो शुंग वंश की जो जानकारी है वो हमें पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ से भी मिलती है। अब पतंजलि कौन था, किस तरह पुरोहित था, सारी बातें बताऊंगा। पहली जानकारी की बात यह है। दूसरी, कालिदास भी हमें इसकी जानकारी देता है। इस वंश की सर कालिदास किस नाटक में देता है? तो कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र। देखो मेरे प्रिय साथियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये अग्निमित्र जो राजा है इसी ग्रंथ के जो अंतिम नाम है अग्निमित्र, वो किसके नाम पर पड़ा है? तो वो इसी शासक के नाम पर पड़ा है। तो याद रखोगे कालिदास का मालविकाग्निमित्र जो ग्रंथ है वो किस वंश से संबंधित है? तो शुंग वंश से। और किस राजा से? तो अग्निमित्र शुंग से। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर आगे चर्चा करें जानकारी और कहां मिलती है, IAS के अंदर ये प्रश्न आया गया है, पूछा जा चुका है अयोध्या अभिलेख में। अब आप कहोगे सर ये जो अयोध्या अभिलेख है ये कहां पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे लगवाया है। ये जो अभिलेख था ये किसने लगवाया था? तो इसकी बात आप याद रखना, पुष्यमित्र जो थे इसके राज्यपाल थे। इसके क्या थे भाई? राज्यपाल। इसके जो राज्यपाल थे उसका नाम था धनदेव। इस राज्यपाल धनदेव ने अयोध्या अभिलेख जो है वो लगवाया था, और इस अयोध्या अभिलेख में जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम क्या था? अश्वमेध यज्ञ। और इस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे, कौन थे भाई पुरोहित? वो कौन थे? अगर प्रश्न पूछ ले पुरोहित कौन थे तो उसमें नाम आता है पतंजलि का। पतंजलि जो थे वो क्या थे? वो पुरोहित थे। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने भी। तो इतनी बात उम्मीद करूंगा सभी प्रिय साथियों को समझ में आ रही होगी। इसी के आगे अगर हम चर्चा करें तो पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हुआ था? यवनों का आक्रमण हुआ। किसके काल में? पुष्यमित्र के काल में यवनों का आक्रमण हुआ। और इसी पुष्यमित्र ने 84,000 क्या भाई? 84,000 बुद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। को क्या करवाया? नष्ट। अब सर बुद्ध स्तूप का तात्पर्य क्या है ये हमें समझा दो। देखो मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपको बुद्ध स्तूपों के बारे में बताया था और हम इधर लिख लेते हैं, इन वंश की आगे चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो बुद्ध स्तूपों के बारे में बताया, जैसे हमने बात की थी सांची के स्तूप की, ये भी बुद्ध का है, भगवान बुद्ध से संबंधित है।
सांची का जो स्तूप है वो किस राज्य के अंदर है? तो आप याद रखोगे मध्य प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल, सांची के स्तूप के बाद इस तरह से मध्य प्रदेश में 3 स्तूप और लगे हुए हैं, जिसमें से जो बीच वाला है वो बड़ा है सबसे, और बड़े को कहते हैं महा, ये ऊपर है, इससे ऊंचा है, तो इसका नाम है महास्तूप। क्या नाम है भाई? महास्तूप। और ये जो महास्तूप है मेरे प्रिय साथियों, इसकी बात क्या याद रखनी है, इसके जो चारों ओर वेदिका थी लकड़ी की थी। इसकी जो वेदिका थी वो किसकी थी? काष्ठ वेदिका। वेदिका कैसी थी? काष्ठ। लेकिन याद रखोगे इस वेदिका को तुड़वा दिया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने तुड़वाकर यहां पर पत्थर की वेदिका बनाई। किसकी वेदिका बनाई? पत्थर की वेदिका। तो पत्थर की जो वेदिका बनाई थी वो किसने बनाई थी? पुष्यमित्र ने। किसने बनाई? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना है, किसने बनाई थी? पुष्यमित्र ने बनाई थी। बिल्कुल सिंपल है। तो शुंग वंश ने, हमने शासक पढ़ा सबसे पहला पुष्यमित्र शुंग। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं अपना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1 सेकंड, थोड़ा सा कैमरा सही कर लिया जाए। भैया खुद ही करना पड़ता है ना, आप ही वक्त केड़ा सर है अभी, है ना, तो सारा काम खुद ने कोई करना पड़ता है। बिल्कुल, अब दिख रहा है सभी को? सही, ठीक है। आइए, तो इसके बारे में हमने जाना। अब इसके बाद देखो, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो राजा हुआ उसका नाम क्या था? अग्निमित्र। आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था, शुंग वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था भाई? अग्निमित्र। क्या नाम था? बोलो, अग्निमित्र। आइए अग्निमित्र के बारे में हम जान लेते हैं। अग्निमित्र की अगर मेरे प्रिय साथी बात की जाए तो अग्निमित्र का संबंध है किससे भाई? कालिदास से। और ये जो कालिदास है, कालिदास ने नाटक लिखा जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। और ये मालविका अग्निमित्र से संबंधित है। तो पूछ लेगा किसी तरह प्रश्न घुमा के, हमारा प्रश्न गलत है नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम क्या था सर? उसका नाम है वसुमित्र। और वसुमित्र के समय एक ही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राजा है वसुमित्र। सर वसुमित्र के समय क्या बात इंपॉर्टेंट है? तो वसुमित्र के समय बात जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि इसने मेनाड्र के शासक को हराया था। पराजित किया। तो मेनाड्र को जो पराजित किया वो किसने किया? वसुमित्र ने। और वसुमित्र के बाद जो राजा आते हैं उनका नाम है बागभद्र। और बागभद्र के समय सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? बागभद्र के 14वें इसके शासनकाल के 14वें वर्ष, कब भाई? 14वें वर्ष। एक घटना छोटी सी याद रख लेना, और वो घटना क्या थी वो देखो। ये भारत है और यहाँ एक महाजनपद है, आपने सभी ने पढ़ा है, इसका नाम है तक्षशिला। क्या नाम है भाई? तक्षशिला। बिल्कुल, ये कौन सा महाजनपद है सर? ये तो तक्षशिला महाजनपद है। बिल्कुल, ये तक्षशिला जो महाजनपद है इसका राजा था यहां एंटियालडेकस। यहां का जो शासक था उसका नाम क्या था? एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स, एंटियाल्ड किड्स, एंटियाल्किड्स।
तो एंटिआलकिड्स ने इसके एक राजदूत का नाम याद रख लेना, राजदूत किसका भाई, इसी ये तक्षशिला, ये यवन राजा था, क्या शासक था, यवन शासक था। तो ये जो यवन शासक था इसके राजदूत का नाम आपको याद रखना है हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस। तो ये जो हेलियोडोरस है इसने वसुमित्र के संरक्षक में, सॉरी वासुदेव की स्मृति में, किसकी भाई, वासुदेव के संरक्षक में गरुड़ स्तंभ लगवाया था। कौन सा स्तंभ लगवाया, गरुड़ स्तंभ लगवाया। तो किसने गरुड़ स्तंभ लगवाया था, हेलियोडोरस ने। ये किसका राजदूत था, एंटिआलकिडस का। और ये यवन शासक था जो तक्षशिला में रहा करता था। ये किसके समय, तो बाघभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष। कौन से वर्ष भाई, 14वें वर्ष याद रखोगे। अब बाघभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष के तक्षशिला शासक एंटिआलकिडस ने राजदूत हेलियोडोरस के संदर्भ में, इस हेलियोडोरस ने वासुदेव के संदर्भ में यहाँ कौन सा स्तंभ लगवाया, गरुड़ स्तंभ लगवाया। और एक बात और याद रखोगे, ये बाघभद्र जो था यह 9वां शासक था। 9वां शुंग शासक अगर आपसे पूछ ले कौन था, तो वो था बाघभद्र। अगर बात की जाए देवभूति की, तो देवभूति इस वंश के क्या है भाई, अंतिम शासक। देवभूति इस वंश के क्या है, अंतिम शासक। देवभूति इस वंश के क्या है, अंतिम, बिल्कुल अंतिम राजा कौन है, देवभूति। और इस देवभूति की 75 ईसा पूर्व में, कब भाई, 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी, वासुदेव ने। वासुदेव ने इसका क्या कर दिया, वध कर दिया। और 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसका जब वध किया तो वासुदेव ने यहाँ एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था कण्व वंश। क्या नाम था भाई, कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। स्थापना कब की, 75 ईसा पूर्व। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो शुंग वंश था उसने 185 से लेकर 75 BC तक क्या भाई, शासनकाल जो है, राजपाट जो है वो संभाला था। बिल्कुल। इसके बाद जो वंश आएगा उसका नाम होगा कण्व वंश। आइए हम जानते हैं कण्व वंश के बारे में। बिल्कुल आसान था, इसी तरह ये भी आसान है। कण्व वंश भी बिल्कुल आसान सा है। सर वंश कौन सा है, वंश का नाम है कण्व वंश। कण्व वंश की जो स्थापना है वो 75 BC के अंदर होती है। और 75 BC से लेकर कण्व वंश की अगर हम बात करें तो 30 BC तक ईसा पूर्व यानी तक शासनकाल किया था कण्व वंश ने। कण्व वंश की अगर मेरे प्रिय साथियों बात की जाए तो इस वंश के संस्थापक कौन है, मैंने अभी बताया था। इस वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है वासुदेव। कण्व, तो वासुदेव ने 75 BC के अंदर देवभूति की हत्या कर, किसकी भाई, देवभूति की हत्या कर एक वंश की स्थापना की, उसका नाम था कण्व वंश। बिल्कुल याद हो जाएगा जी सर। संस्थापक वासुदेव हो गए और इसके बाद जो राजा है उसका नाम है सुशर्मा। इसके बाद जो शासक होंगे उसका नाम क्या है, सुशर्मा। इस वंश की बस एक ही बात याद रखनी है सुशर्मा की, यह इस वंश के क्या थे भाई, अंतिम शासक। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, उसका नाम था सुशर्मा। इसी सुशर्मा का वध कर देता है सिमुक ने किया। और इसी सिमुक ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है सातवाहन वंश। देखो मैंने शुरू में बताया इतना क्षेत्रीय वंश के अंदर, अब उसमें नाम आया हमारे पास कौन से वंश का, सातवाहन वंश का।
तो सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक किसे कहा गया है? शिमूक को इसका संस्थापक माना गया है। आइए इसके प्रथम शासक की बात करें। महान प्रथम प्रतापी राजा कौन हुआ था? तो कण्व वंश की अगर बात कंप्लीट हो गया, और कण्व वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम क्या है भाई? सातवाहन वंश। क्या नाम है? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमूक है, और इसके बाद जो महान शासक हुआ है शिमूक के बाद प्रथम योग्य राजा जो है उसका नाम है सप्तकर्णी प्रथम। कौन है भाई? सप्तकर्णी प्रथम। आइए इसके बारे में जानते हैं। सप्तकर्णी प्रथम के बारे में सारी चर्चा आज हम कर लेंगे। सबसे पहले इसकी बात करें सप्तकर्णी प्रथम की, तो इस सप्तकर्णी प्रथम की पत्नी जो है उसका नाम था नागनिका। क्या नाम था? नागनिका। इसी पत्नी नागनिका ने पुणे के अंदर नानाघाट अभिलेख लगवाया। इसने ही नानाघाट क्या है भाई? अभिलेख लगवाया। और ये जो अभिलेख लगवाया था ये कहाँ? पुणे में। पुणे कहाँ है आप कहोगे? तो ये है भाई कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? महाराष्ट्र। ये नागनिका जो है इसकी पत्नी थी, इसने अभिलेख लगवाया जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख। इस नानाघाट अभिलेख में इस सप्तकर्णी प्रथम की क्या है जो जानकारी है, जो भी कार्य किया वो मिलती है कहाँ भाई? नानाघाट अभिलेख में। तो याद रखोगे किस शासक का है ये नानाघाट? किस शासक के समय का है? तो इसी शासक के समय का है। अब बात करें इस सप्तकर्णी जो शासक था इसकी उपाधि, तो इसकी उपाधि जो है वो है दक्षिणा पथपति। और एक उपाधि और इसकी याद रखना, एक तो याद रखना दक्षिणा पथपति, और एक है अहित चक्र। दूसरी जो इसकी उपाधि है वो क्या है भाई? अप्रहित चक्र। अप्रहित चक्र, सॉरी, अप्रहित चक्र। ये इसकी क्या थी भाई? द्वितीय उपाधि। और इसी सप्तकर्णी प्रथम के समय आप याद रखोगे, जो इसी सप्तकर्णी प्रथम के समय हमें बात याद क्या रखनी है सर? भूमिदान की जो प्रथा है, किसकी भाई? भूमिदान। भूमिदान जो प्रथा है, या इसे आप कह सकते हो परंपरा, परंपरा को प्रारंभ किया। भूमिदान प्रथा व परंपरा को क्या किया? प्रारंभ। और ये किसे दी इन्होंने? ये किसे भेंट की? तो यह ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को। तो यह ब्राह्मणों को व बौद्ध भिक्षुओं को क्या है भाई मेरे प्रिय साथियों? भेंट की थी। अब आपको यहां नाम सुनने को मिल गया बौद्ध भिक्षु, तो नोट लगा के एक बात और याद रखना कि जैन भिक्षुओं को कब दान दी गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम एक वंश पढ़ेंगे, मैंने अभी बात भी बताई थी, चेंदी वंश। इस चेंदी वंश के समय बौद्ध भिक्षुओं को, सॉरी जैन भिक्षुओं को, किसको भाई? जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनको भूमिदान मिलेगी। लेकिन बौद्ध धर्म को किस वंश के समय? तो आप याद रखोगे सातवाहन वंश के समय। किस शासक के समय? सप्तकर्णी प्रथम के समय। बिल्कुल आसान था, याद हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद हो गया। अब देखो सात करनी है, सॉरी सप्तकर्णी नहीं है, सात करनी है। ये शासक जो है उसका नाम क्या है? सातकर्णी। इसके बाद जो राजा हुआ उसका नाम था हाल। इसके बाद जो प्रिय विद्यार्थियों शासक हुआ उसका नाम क्या था? हाल। आइए इस हाल के बारे में हम जानते हैं कि इसने क्या किया था।
तो इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम क्या था? हाल। हाल ने एक रचना की जिसका नाम था, क्या नाम था भाई? गाथा सप्तशती। ये जो गाथा सप्तशती है यह प्राकृत भाषा में, किस भाषा में लिखी इसने? प्राकृत भाषा के अंदर। ये किस पर आधारित है? ये प्रेम कथा पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम कथा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो हाल की जो रचना है उसका नाम क्या है? तो इस हाल ने, हाल शासक है, पहला शासक जो था वो शिवमुख था, दूसरा था सप्तकर्णी और सातकर्णी सॉरी, और तीसरा जो शासक था उसका नाम हाल, इसने गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखी, जो किस पर आधारित है? यह प्रेम कथा पर आधारित है और यह एक काव्य था। ये लिखी जो ये क्या था? एक काव्य। क्या लिखा था इसने? काव्य लिखा था। ये आपकी जान में तो काव्य लिखो है नहीं? हाँ, तो काव्य लिखा, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा था। किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर आधारित है। बिल्कुल सिंपल, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान। हमने अब इसके दो राजा और बच गए, सप्तकर्णी गौतमी वगैरह, उनकी बात करेंगे। देखो अब ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपकी रुचिकर भी नहीं रहेगी और आप भी इतना ही याद कर पाओगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मेरे प्रिय साथियों जुड़ जाइए, जीके बाय अजय सर नाम से है। वहाँ आपको मैं क्या है कि नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिलता रहता है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब सर ये सर्च मारे, सर्च अगर इतना कष्ट ना करो तो डिस्क्रिप्शन, अब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। भारतीय इतिहास पूरा कराएंगे, टेंशन मत लेना आप। तो सातवाहन वंश में आज हमने हाल तक चर्चाएं कर ली थी, और जो नेक्स्ट बात है वो करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।